तिब्बत के लामा योगी की कहानी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वज्र संपत थोड़ा रुकने के बाद कहने लगे, तंत्र में यौनवाद एक गंभीर आध्यात्मिक विषय है। उसकी गूढ़ता को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तंत्र जिस शक्ति की साधना है वो है काम शक्ति। मैंने अभी आपसे जितने प्रकार के आनंद की चर्चा की है उनकी क्रमशः उपलब्धि काम शक्ति द्वारा ही संभव है। इसलिए मैंने काम शक्ति और उसके आंतरिक स्वरूपों का अति गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन और अध्ययन किया है। ये मैं निसंकोच कहूँगा कि इस दिशा में मुझे भरपूर सहयोग दिया है गौरी माँ ने। मैंने चौंक कर पूछा, गौरी माँ कौन है ये? उच्च कोटि की भारतीय साधिका थी गौरी माँ। दार्जिलिंग में मेरी भेंट हुई थी उनसे। वैसे उनकी आयु बहुत अधिक थी, लेकिन देखने में वो 30 से अधिक प्रतीत नहीं होती थी। क्या पार्थिव शरीर में अभी भी गौरी माँ मौजूद हैं? मैंने उनसे प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हाँ, भारत तिब्बत सीमा पर एक स्थान है जोजांग। जोजांग में एक अति प्राचीन काली मंदिर है। मंदिर जिस स्थान पर है वो पुराण प्रसिद्ध काली नदी का उद्गम स्थल है। गौरी माँ का निवास स्थान वही है। लगभग 50 सालों से वो वहीं पर रह रही हैं। उच्च कोटि की साधिका तो है ही वो, इसके अतिरिक्त योग तंत्र का गहन ज्ञान भी उन्हें उपलब्ध है। जोजांग जाने पर क्या वो मुझसे मिल सकती हैं? मैंने उत्सुकतावश पूछ लिया उनसे। उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, आपसे मिलकर निश्चय ही वो प्रसन्न होंगी। अत्यंत करुणामयी हैं, सरल चित्त है उनका। साक्षात माँ भगवती का रूप समझे उन्हें। इतना कहकर मौन साध गए वज्र संपत। शायद उनकी समाधि का समय हो गया था। तंत्र विषय को लेकर अब तक जो चर्चा हुई थी उससे स्पष्ट हो चुका था कि वज्र संपत का अध्ययन काफी गहन और सूक्ष्म है। पूर्व और पश्चिम दोनों विचारधारा से अनुप्राणित था उनका तांत्रिक ज्ञान, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर उनसे मेरा साक्षात्कार ना हुआ होता तो निश्चय ही मेरी तिब्बत यात्रा अधूरी समझी जाती। ज्ञान का जो विपुल भंडार मुझे तिब्बत से मिला उसमें वज्र संपत का योगदान प्रमुख माना जाएगा। मठ का कार्य अधिक हो जाने के कारण 3-4 दिनों तक मेरी उनसे भेंट नहीं हो पाई। इसके बाद वज्र संपत से जब मेरी भेंट हुई तो मैंने कहा, उस दिन हमारा विषय अधूरा रह गया था, क्या अब उस पर बात कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर वज्र संपत पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, आइए चलते हैं मेरे कक्ष में। अब तो अवकाश ही अवकाश है मेरे पास। सांझ की स्याही धीरे धीरे उस हिम प्रांत पर फैल रही थी। गहरी निस्तब्धता बिखरी हुई थी वातावरण में। याक के दूध की चाय का प्याला मुझे थमाते हुए वज्र संपत ने कहना शुरू किया, सच पूछा जाए तो तंत्र के गूढ़ और गोपनीय रहस्यों को न जान सकने के कारण ही तंत्र के प्रति भ्रामक धारणाएं फैली हुई हैं। अब तो आप संक्षिप्त में समझ ही गए होंगे कि तंत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है और उसकी साधना कितनी गंभीर है। शक्ति की साधना और उपासना वैदिक काल से ही चली आ रही है। जिस समय शंकराचार्य वैदिक धर्म का प्रतीक पीतध्वज लेकर दिग्विजय यात्रा पर निकले थे, उस समय मध्य भारत और पूर्वी भारत के प्रांतों में तमोगुणी तंत्रोपासना का एक छत्र राज्य था। तंत्रोपासना की धारणा थी कि स्थूल और लौकिक पंचमकार का ही प्रयोग न्याय संगत है। शंकराचार्य ने अपनी शक्ति के अनुसार इसका विरोध किया, इसमें संदेह नहीं। वे पंचमकार के आध्यात्मिक अर्थ के पक्षपाती थे। वे अंतर्योग को महत्व देते थे, लेकिन उस समय उनके विचारों को सुनने वाला कौन था? सर्वत्र तंत्रोपासना के नाम पर यौनाचार्य का विभत्स रूप के साथ साथ भयंकर नरबलि, पशु बलि आदि बलियों का बोलबाला था, जिन्हें देखकर वो सन्यासी विगलित और द्रवित हो उठता था। ऐसे तांत्रिक क्षेत्रों में शंकराचार्य को अपना वैदिक मत का प्रचार करना था। एक दिन वे भगवान मल्लिकार्जुन और भगवती भ्रमरांबरा की पूजा अर्चना कर निकल पड़े अपने शिष्यों के साथ अपने मत का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से। कापालिक जैसे अवैदिक पंथ का खंडन करना उनका मुख्य लक्ष्य था। धीरे धीरे विद्वान लोग शंकराचार्य की ओर झुकने लगे। उनके अद्वैत मार्ग के उपदेश को सुनकर लोग कापालिक मत को छोड़कर वैदिक मार्ग में अनुराग दिखाने लगे। कापालिकों ने देखा कि ये तो महान अलौकिक विघ्न उपस्थित हो गया, परंतु कुछ को छोड़कर उनमें कोई ऐसा विद्वान न था जो शंकराचार्य के सिद्धांतों का खंडन करता और उनके युक्तियों का समुचित उत्तर देता। कापालिकों का जो समूह मात्र केवल आडंबरी और पाखंडी था, उनमें पराजय के साथ साथ प्रतिहिंसा की ज्वाला धधकने लगी। उस समूह ने तर्क से हार कर कर्कश तलवार का आश्रय ले लिया। अंत में समूह के नेता का नाम था उग्र भैरव। उसने शंकराचार्य को मार डालने की एक अच्छी युक्ति निकाली। वो उनका शिष्य बन गया, साधारण नहीं बल्कि उग्र शिष्य। धीरे धीरे वो आचार्य शंकर का प्रिय पात्र बन गया। एक दिन अवसर देखकर उसने आचार्य शंकर के सामने अपना गूढ़ अभिप्राय प्रकट किया। उग्र भैरव विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं एक अलौकिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा हूँ,
लेकिन मेरे साधना मार्ग में एक विघ्न उपस्थित हो गया है। उसे दूर करने के लिए मुझे किसी राजा या सर्वज्ञ पंडित का सिर चाहिए बलि देने के लिए। राजा का सिर तो मुझे मिल नहीं सकता और दूसरा आपकी अनुकंपा पर अवलंबित है। आपसे बढ़कर इस जगत में है ही कौन, इसलिए आप अपना सिर मुझे दे दीजिए। आचार्य शंकर सरल स्वभाव के परोपकारी जीव थे। वे उग्र भैरव के गूढ़ अभिप्राय को समझ न सके और उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन इस बात की चर्चा अपने शिष्यों से नहीं की, क्योंकि कहीं कोई शिष्य इस कार्य में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न कर दे। परंतु उनके परम शिष्य पद्मपाद को उस कापालिक की दुरीप संधि का पता चल गया था। अवसर पाकर जैसे ही वो आचार्य शंकर का सिर तलवार से काटने के लिए उद्यत हुआ, उसी समय पद्मपाद ने त्रिशूल से उसी का काम तमाम कर डाला। उग्र भैरव की पराजय कापालिक मत और संप्रदाय के नाश का श्री गणेश थी। देखते ही देखते कापालिकों का वो समूह नष्ट हो गया। क्या इस ऐतिहासिक घटना का विस्तृत विवरण उपलब्ध है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में वज्र संपत बोले, हाँ, इस विषय से संबंधित 2 ग्रंथ उपस्थित हैं। खैर, अब आप आगे की कहानी सुनिए। एक और समूह था जो आडंबरी और परम पाखंडी होते हुए भी योगाभ्यासी सिद्ध साधक कापालिकों का समूह था और जिसका नेता था कापालिक भैरवानंद। भैरवानंद, हाँ, वही भैरवानंद कापालिक जिसका अगोचर संबंध आज भी इस मठ से जुड़ा हुआ है और जिसकी चर्चा मैंने आपसे शुरुआत में की थी। शंकराचार्य की तरह कापालिक भैरवानंद न ज्ञानी था, न शास्त्रज्ञ था और ना तो था तार्किक। युक्ति भी नहीं थी उसके पास, लेकिन अपने आप में उच्च कोटि का तंत्र साधक अवश्य था। वो कठोर शव साधना के बल पर उसने अनेक दुर्लभ तामसिक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और उन्हीं तांत्रिक सिद्धियों में एक सिद्धि थी मारण सिद्धि। मारण सिद्धि के बल पर आखिर उसने क्या हासिल किया, ये जानने के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।